नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सूबे साल 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही था, लेकिन साल 2022 विधानसभा चुनाव का नजारा बदला हुआ है। इस बार इन चुनावों में एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक दूसरे से निपटने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनौती है। इस सूबे की जनता ने 5-5 साल बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही मौका दिया है। यहां साल 1985 से चली आ रही हर 5 साल पर सत्ता में बदलाव की परिपाटी रही है। ऐसे में जहां कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि इसी ट्रेंड पर है, तो वही बीजेपी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस इस बार सत्ता विरोधी लहर को अपनी जीत का हथियार बनाकर चल रही है। इसमें वो महंगाई और बेरोजगारी का गोला बारूद लेकर बीजेपी पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। साथ ही वह सूबे में अपने कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह की विरासत को कैश करा रही है। यही वजह है कि पार्टी ने दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और मंत्री रह चुके बीडी बाली के बेटे रघुवीर बाली को टिकट दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह यहां कमान संभाले हुए हैं। वे सूबे के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में करने में अहम साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जनता से लोक लुभावने वादे किए हैं। इसमें पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली, औरतों को हर महीने 1500 रुपए और सरकारी नौकरी दिए जाने जैसे वादे शामिल हैं। इन सब के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी एक बार फिर से हिमाचल का रुख करने वाली हैं और वो यहाँ एक के बाद एक कई रैलियां करेंगी। इसके अलावा केजरीवाल भी आगामी कुछ दिनों में प्रदेश में रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी की बात करें तो हाईकमान से कई बड़े नेता हिमाचल पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी भी एक बार फिर से हिमाचल का रुख करने वाले हैं। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों शिमला में हैं और वो आगामी चुनावों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच नड्डा के दौरे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है। के चुनाव है, चुनाव के दिनों में बैठने उठने की सारी चीजें चलती रहेंगी और निश्चित रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, चर्चा होगी चुनाव के सिलसिले में। जो हमारी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, आगे कार्यक्रमों का निर्धारण होना है। केंद्र के नेता आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, तो इसलिए सारी विषयों को लेकर के बातचीत होनी है। सर, रूटों को मनाने की कोशिश तेज है, कितने रूटे माने हैं सर? तेज है। सर, महेश्वर सिंह जी भी शिमला यहाँ पर पहुंचे हैं सर, उनको क्योंकि उनकी टिकट भी कटी है, उनको लेकर भी यहाँ पर बात की जाएगी सर, उनको भी शिमला आए हैं। सबसे हम संवाद में हैं, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने किसी वजह से नाराजगी जाहिर की है, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हो रहे हैं और एक भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगे। उसमें हमने तय किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अविनाश राय खन्ना जी, मंगल पांडे जी, तेजस्वी सूर्या जी, वानकी श्रीनिवासन जी, साथ में डॉक्टर संबित पात्रा जी, श्री दुष्यंत गौतम जी और इसके अलावा अन्य हमारे कई जो स्टार प्रचारक हैं, इन हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित
करेंगे। हमने लक्ष्य रखा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 30 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हो और चुनाव का जो विजय संकल्प अभियान जो हमने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम प्रदेश में विराजमान करें, उस दृष्टि से एक साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक जोरदार ढंग से हम शंखनाद कर सकें, उसके लिए हमने विभिन्न नेताओं को हिमाचल प्रदेश में आमंत्रित किया है और ये नेतागण हर विधानसभा क्षेत्र में जो है जनसभाएं करेंगे। बड़ी तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सूबे में साल 2017 विधानसभा चुनाव की जीत बात की जाए अगर तो अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही था, लेकिन साल 2022 विधानसभा चुनाव का नजारा बदला हुआ है। इस बार इन चुनावों में एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी की। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनाव में जान फूंकने के लिए हिमाचल जाएंगी। वहां पर रैली एक के बाद एक रैलियां करेंगी। लेकिन अगर प्रियंका गांधी का रिकॉर्ड देखें तो उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन कुछ खासा कमाल प्रियंका गांधी दिखा नहीं पाई थी। अब बात करें हिमाचल प्रदेश चुनाव की, तो हिमाचल में प्रियंका गांधी का ये दौरा, उनकी रैलियां कांग्रेस के लिए कितनी अहम हो सकती हैं, कितना फायदा इसको मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में चुनाव की। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं 3 मेहमान। मोहित सूद जी बीजेपी से हैं, साथ ही विजय डोगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही पंकज पंडित जी आम आदमी पार्टी जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले मोहित सूद जी, आप ही से सवाल रहेगा, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तब आपके सामने सिर्फ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। चुनौतियां काफी हैं आपके सामने। मोहित सूद जी। सारे दर्शकों को जी मेरा यही कहना है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है जी, वो दूसरे नंबर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। भाजपा के समक्ष कोई भी नहीं है आज की डेट में चुनावी रन में। हमारे पास सॉलिड नेतृत्व है, नीति है, और जो हमारे पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है उसके साथ लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करा है, सड़कों के निर्माण में अभूतपूर्व काम करा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए बहुत ही उम्दा काम हुआ है, फिर एम्स का ले लीजिए आप, हमने 5 साल में लोकार्पण करके दिया है। आप बल्क ड्रग पार्क की बात करिए, पूरे भारत में 3 बल्क ड्रग मिलते हैं, उनमें से एक हिमाचल को मिलता है। ये हमारी डबल इंजन सरकार की देन है। मेडिकल डिवाइस पार्क है वो हमारा है, 4 लेनिंग ऑफ हाईवेज है वो हमने करवाया है। तो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, जितने स्कूल अपग्रेड और जितने अटल एकल विद्यालय इस सरकार की इनिशिएटिव से खुले हैं वो आज तक कभी हिमाचल में हुआ ही नहीं। आप हॉस्पिटल्स की बात ले लीजिए, जितने पीएचसीज अपग्रेड हुए हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अपग्रेड हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात ले लीजिए। सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट पूरे स्टेट में होते थे, आज की डेट में 70 प्लांट हमारे 48 हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमने कोशिश करी है कि जो आम आदमी है उसको लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। डिस्पाइट कि 2 साल हमारे कोरोना के महामारी में निकल गए, लेकिन फिर भी हमने जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो कम नहीं होने दी है। पूरे जी जान से प्रदेश की जनता की सेवा करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि यही इसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमारी नीति और नियत पे मुहर लगाएगी और दोबारा भाजपा सत्ता में आएगी। जी पंकज पंडित जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? पंकज जी, बीजेपी तो अपने काम गिना रही, दूसरी तरफ कांग्रेस इस में खो गई है कि उनको जो एक के बाद एक पार्टी, जब सरकार चेंज होती रही, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस रही है, तो वो सोच रहे हैं इस बार की उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है हिमाचल में? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि
अगर आज तक 50 सालों में मिशन रिपीट किसी का भी नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरे करने में असफल रही हैं। और जहां तक कांग्रेस भाजपा की बात है, तो अब तक इन्होंने 5-5 साल बारी बारी एक दूसरे के साथ मिलकर ही राज किया है। कभी भी कांग्रेस आती है तो वो जो वादे लेके आती है कभी पूरा नहीं करती। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कभी कोई कार्रवाई कांग्रेस या भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं की है। और इस बार तो भाजपा ने साफ ही कह दिया कि हम पिछली कोई बात नहीं करना चाहते। उन्होंने इतनी बड़ी एक चार्जशीट दायर की थी, उस पर एक भी मामले में इन्होंने जांच नहीं करवाई। मामला साफ है कि दोनों सत्ता की सहूलियत चाहते हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में हर जगह आम आदमी को चेहरा बना करके सामने ला रही है। हमारे सामने कांग्रेस भाजपा के बड़े चेहरों ने हमारी पार्टी में आकर टिकट की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ मानना है कि हम राजनीति में नए चेहरों को लाने में भरोसा रखते हैं। आप हालात देखिए, आज कांग्रेस भाजपा के इनके बड़े से बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, कोई बागी हो रहे हैं, रातों रात हेलीकॉप्टर से लोगों को लाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश में आना पड़ रहा है। और तो ये कुल मिलाकर के जो भगदड़ मची है, इससे साफ नजर आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस और भाजपा के लिए पहले बारे हालात नहीं है। और आम आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और हमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन पंडित जी, एक बात और सामने निकल कर आ रही है। जब भी आपके कोई नेता या प्रवक्ता बयानबाजी करते हैं तो कांग्रेस को भी बीजेपी की पार्टी बता देते हैं, कहते हैं बी टीम है कांग्रेस। तो आप इसको ऐसे कैसे देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? देखिए, मुझे लगता है कि कई जगह कांग्रेस हमें भाजपा की बी टीम कहती है, कई जगह भाजपा हमें कांग्रेस की बी टीम कहती है। लेकिन इन्हें अल्फाबेटिकली बता दूं, हम ए टीम है आम आदमी पार्टी, बी टीम तो भाजपा है और सी फॉर कांग्रेस है। तो एबीसी का तो साफ पता है, ए फॉर आम आदमी पार्टी है, बी भाजपा है और सी कांग्रेस है। तो ये तय है जनता के बीच में एबीसी टीम कौन है। और मुझे लगता है कि जहां तक भाजपा का सवाल है, इनको पता है जहां हम जाते हैं वहां भाजपा नहीं आती, 2.5 का आंकड़ा नहीं छूती, और कांग्रेस जहां हम आ जाए वहां तो रह ही नहीं पाती। मोहित सूद जी, पंकज पंडित जी ने बहुत सफाई के साथ बताया कि जहां आम आदमी पार्टी जाती है वहां भाजपा जो है 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं करती है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 ही प्रदेश में है, जिनमें से एक दिल्ली है और एक पंजाब है। पंजाब में पहले ही हमारा संगठन बहुत स्ट्रांग नहीं था, हमारा अकाली दल के साथ गठबंधन था जो अब टूट गया है। लेकिन मैं उनको पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि अगले 4 साल में जो भाजपा का संगठन वहां उभरेगा तो आम आदमी का पूरा सुपड़ा साफ होगा। वैसे ही जो इन्होंने वादे अपने पंजाब के इलेक्शन में करे थे वो इनसे पूरे नहीं हो रहे हैं। इनका जो एडवर्टाइजिंग मॉडल है वो पूरा पंजाब में एक्सपोज हो चुका है। इनके मुख्यमंत्री के बारे में आप सारी दुनिया जानती है कि उनकी जो कैसे वो अपने को कंडक्ट करते हैं पब्लिक में। तो ये सब चीजें पंजाब में बहुत आज निराशा का माहौल है। और आप ले लीजिए, ये गुजरात में अब वहाँ हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ भी अब ये धर्म की राजनीति पर आ गए हैं। कभी कुछ कहते हैं नोट पर गणेश जी की फोटो लगा दीजिए, भगवान श्री राम की फोटो लगा दीजिए। तो अब ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाकर आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है। लेकिन जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकार करती है। उन्हें पता है कि एक सक्षम नेतृत्व हमने पूरे प्रदेश को दिया है और जिस नेतृत्व के कारण आज भारत का पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम हुआ है, पूरा इतना बड़ा जो हमारे नेतृत्व है वो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर नेतृत्व है। तो ऐसे नेतृत्व के साथ जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बनती है। आम आदमी पार्टी एक करप्शन के मुद्दे को लेकर दिल्ली में आई थी, लेकिन आज इनके करप्शन का मॉडल जग जाहिर है। इनका एक्साइज का स्कैम ले लीजिए दिल्ली में। मोहित सूद जी जवाब लेंगे आपसे। हमारे साथ
विजय डोंगरा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। पहले डोंगरा जी, आप पर इल्जाम यह भी लगता है कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगाती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई है चुनाव प्रचार की हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उन्हीं को जो कमान है उत्तर प्रदेश में भी दी गई थी और एक नारे के साथ पहुंची थी, नए नारे के साथ, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस बार प्रियंका गांधी कितना मजबूती के साथ हिमाचल गई हैं, क्या इसको पार्टी को फायदा मिलेगा या उत्तर प्रदेश की हालत जैसी पहले होगी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जी। और मैं एक बात ये करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ी है जी, और प्रदेश में जिस तरह का माहौल आज कांग्रेस के पक्ष में बना है जी, मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में अपने आप ये जो आज लोग बातें कर रहे हैं इनको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा 8 दिसंबर को। हम लोगों ने मजबूती के साथ हम लोग आगे इसलिए बढ़े क्योंकि हमने तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में हमने 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव जीत के दिया है जी। और पूरे देश में महंगाई कम हुई है। आज कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ी और हम लोग 68 की 68 विधानसभा पे हम लोगों ने फोकस किया है। और जहां मैं प्रियंका गांधी जी की बात करूं, प्रियंका गांधी जी एक अच्छी नेत्री हैं और उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और विजय डोंगरा जी, आपका पूरा जवाब लेंगे। हमारे साथ विजय डोंगरा जी जुड़े हुए हैं। विजय डोंगरा जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश तो एक ऐसा पहाड़ी राज्य है जिस राज्य की जनता इतनी प्रबुद्ध है और मतदाता इतने समझदार हैं जिन्होंने ये मन बना रखा है कि अब जिस रिवाज की माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, हमने तो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने जितना होमवर्क और एक कर्मठता के साथ वो लोग आगे बढ़े कि हम लोग यहाँ सरकार बना रहे हैं। और श्रीमती प्रियंका गांधी के आने से हमारे जो लोगों में जोश है वो दोगुना हो जाएगा क्योंकि वो हमारी हिमाचल की बेटी भी है और छराबड़ा में उनका मकान है। मैं ये समझता हूं कि आज ये कहना कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो वो थे जो लोग कभी जंतर मंतर पे जिस तरह का यूपीए सरकार के विरुद्ध जो एक षड्यंत्र रचा था आदरणीय केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव जी, किरण बेदी जी, आज मैं ये पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि जो बड़े बड़े वादे उस जंतर मंत्र के मंच पे वो करते थे आज कहां है? वो जो खोखले वादे 35 रुपए प्रति लीटर डीजल की बात कर गए और पेट्रोल की बात कर गए, जब 105 से पार हो गया तब भी ये लोग नहीं बोले। और आज मुझे एक बात ये कहनी है कि यहाँ प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता साहब है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ए और बी टीम की बात नहीं है, बात ये है कि कांग्रेस एक विचारधारा है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा वो तो व्यक्ति से व्यक्ति को तोड़ती है। जी, जवाब लेते हैं। पंडित जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने देश में एक नई राजनीति की शुरुआत की है। ये वो राजनीति है जिसमें धर्म जाति की बात हम नहीं करते हैं। हमने सिर्फ जनता के बुनियादी मुद्दों की हमेशा बात की है। देश की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे बुनियादी मुद्दे हट गए। पंकज जी, अभी आपने कहा कि आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आप ही के जो चीफ अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने क्या बयान दिया था अभी? उन्होंने कहा था कि जो नोट हैं उन पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो होगी तो उससे सबको लाभ मिलेगा। आपको नहीं लगता कि जो नोट है उससे काफी अपमान भी होगा? क्योंकि जो नोट है हर दुकान पे भी जाता है, कभी नोट गिर भी जाता है नीचे, और जब कोई भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है वो तो पैसे लुटा भी देते हैं। तो कितनी बड़ी जो एक है ना कि उसका नोट है तो उससे काफी दिक्कतें नहीं होगी? कि मुझे लगता है कि जिस देश में एक कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके डब्बे पे जब हमारे भगवान छापे जाते हैं उस पर कभी किसी को समस्या नहीं आती है। और जो लक्ष्मी का साक्षात रूप नोट मानते हैं, हमने केजरीवाल जी ने एक बात रखी कि मेरे दिमाग में ये बात आई, लेकिन निश्चित तौर पे सबसे बड़ा झटका इसे भाजपा को लगा। मेरे भाई मोहित कह रहे थे धर्म की राजनीति करते हैं, मुझे इन्हें लगता था कि धर्म की बात करना इनका राइट है, कॉपीराइट रिजर्व है। ऐसा नहीं है। भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं है, गणेश या लक्ष्मी सिर्फ इनके कॉपीराइट नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि जब हम सब गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो क्यों ना उन्हें भी नोट पे जगह दी जाए जिस तरह अन्य देशों की मुद्रा पे है। एक विचार है, इस पर निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भाजपा आज तक इसका समर्थन नहीं कर पा रही है।
हम तो साफ भाजपा से कहते हैं, आप बताइए आप इसके विरोध में है या समर्थन में? इनकी पोल सामने खुल जाएगी। 24 घंटे से किसी भाजपा के नेता में हिम्मत नहीं हुई है इसका समर्थन करने की। पंकज जी, अरविंद केजरीवाल तो काफी समय से मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं और पंजाब में भी चुनाव हो गया, लेकिन ये जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ अचानक से उनके दिमाग में कहां से सवाल आ जाता है? कहीं ना कहीं माना जाए कि हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है उसको देखते हुए ऐसा किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं बात को, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कभी भी, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे जो अल्पसंख्यक वोट है वो इतने कम है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए यहाँ कभी भी धर्म की राजनीति पर चुनाव नहीं हो सकता हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर बहुत जबरदस्त है। हालांकि शिक्षा का, देखिए, शिक्षा का स्तर यहाँ लगातार गिराया है भाजपा ने, लेकिन साक्षरता के मामले में हम देश में दूसरे नंबर पे हैं। यहाँ पे हमेशा विकास के मुद्दे पे होते हैं, इसीलिए सरकारें बदली जाती हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता को बता दूं, साक्षरता दर और एजुकेशन क्वालिटी, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये इन दोनों को, इनमें फर्क समझ नहीं आता है कई बार। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हिमाचल प्रदेश में मुद्दों पे चुनाव होते हैं, तभी कभी रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा जिस मुद्दों पे चुनाव लड़ती है उस पे कभी खरा नहीं उतर पाती है और मजबूरी में दूसरे दल का चुनाव करना पड़ता है। और आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है, 68 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही है, और दिल्ली और पंजाब की तरह। मेरे साथी कह रहे थे पंजाब में हमने चुनावी वादा पूरा नहीं किया, कौन सा नहीं किया बताइए? ओपीएस आपने दी, हमने दी। महिलाओं को 1000 रुपए देने की आपने बात करी, वो कहां पर दिया आपने? आपने हमें कॉपी करके बिजली दी, आपने हमें कॉपी। देखिए प्लीज मोहित जी, जब आप बोल रहे थे, मैं देखिए हिमाचल है, देवभूमि है, प्यार से बात करें, आपकी बार मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है जी। पूरा हाथ है आपको जितना बोलना चाहे, मजा आता है आपने अपनी बात कहे। देखिए, आपने हमें देख के बिजली पानी, कोरोना के दौर में तो आपको याद नहीं आया कि लोगों के घर में पैसा नहीं है, रोजगार छिन गया, बिजली मुफ्त दे, पानी दे। जब आपकी गद्दी हिली, चुनावों में हार नजर आई, 4 उपचुनाव में ऐसी पार्टी से हार गए जो पूरे देश में सिमट रही है, तो आपको याद है बिजली पानी मुफ्त देना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट है, हर घोषणा पत्र में हम नजर आ रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस है भाजपा है, यही हमारी पहली जीत है कि हम चलिए पंकज जी, काम रहे। कितना दम है वो तो दिखेगा चुनाव में। चलिए मोहित सूद जी से जवाब ले लेते हैं। मोहित सूद जी, इन्होंने कहा कि जो भी आप वादे करते हैं, कई ऐसे वादे हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए हैं। जब एम्स की बात हुई तभी कांग्रेस की तरफ से बयान आया था कि मोदी जी आए और आधा अधूरा उद्घाटन करके चले गए। तो ये जो आधा अधूरा की जो बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात कही कि जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर कही कि हिमाचल में जो शिक्षा व्यवस्था वो तो ठीक है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से जो किया जा रहे हैं कार्य वो सही नहीं है। बीजेपी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही, क्योंकि जो पहले से चलता आ रहा है वैसे चल रहा है। और एक बात और कह दी इन्होंने कि अपने आप को ही बड़ा दिखाना बीजेपी के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात अगर हम करें, राहुल गांधी समय यात्रा पे चल रहे हैं, उनको भी हल्के में ले लिया गया था, लेकिन जो जनसैलाब उनके पीछे आता गया, अब तो काफी जनसैलाब उनके पीछे आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में जा रही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार में गई थी और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ गई थी, तो कुछ दमखम दिखा नहीं पाई थी और वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके ऊपर गाज गिराई गई थी। अब दूसरी तरफ हिमाचल में प्रियंका गांधी गई हैं, आपके सामने चुनौतियां क्या होंगी मोहित सूद जी? देखिए, जो हिमाचल की प्रबुद्ध जनता है वो जानती है कि ये डबल इंजन की सरकार कैसे प्रदेश को आगे लेकर जा सकती है। और जे एक हिमाचल का एक बहुत ही टिपिकल टोपोग्राफी है, जे इस प्रदेश को हमें आगे लेकर जाना है तो हमें सेंटर का पूरा सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए। और वो आज की डेट में एक ही पार्टी है जो दे सकती है, वो है भाजपा। जे भाजपा की सरकार प्रदेश में होती है और सेंटर में होती है, तभी वो डबल इंजन आगे चल पाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एम्स को हमने आधा अधूरा, तो मैं अपने मित्रों को इनवाइट करना चाहता हूं कि हम एक उनका टूर ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ये अपनी आंखों से देखेंगे कि एम्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा जो मेरा मानना है कि जो ये शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे को प्रश्न उठा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र से कि जब 2017 में इन्होंने जाते हुए, जब इनकी जाति बाहर थी, इन्होंने कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज 50 लाख के बजट में अनाउंस कर दिया।
जी। जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स थे वो 1-1 लाख के बजट में अनाउंस कर दिए। तो उस पूरे बजट का प्रावधान कौन सी पार्टी ने आज करा? वो पार्टी भाजपा है जिसने वो पूरा प्रावधान करा। और वो आज जो 6 मेडिकल कॉलेज फुली फंक्शनल हिमाचल में चल रहे हैं, उसका बजट हम केंद्र से लेकर आए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब भी वो दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए लेकर आते हैं। कांग्रेस के मित्र के मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते थे तो या तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पेशी के लिए जाते थे या सीबीआई इंक्वायरी के लिए जाते थे। प्रधानमंत्री उनको समय नहीं देते थे मिलने के लिए। तो आज प्रदेश की जनता को निर्णय करना है कि उनको कैसी सरकार चाहिए। जी। ऐसी सरकार चाहिए जो प्रोजेक्ट्स को धरातल पर लाकर उनका जीवन सरल करे, या एक ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ अपने केसेस को निपटाने के लिए सत्ता में आए, सत्ता की मशीनरी को यूज करे और प्रदेश की जनता को गुमराह करे। अब 2012 में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी। इन्होंने कहा जितने भी प्रदेश के बेरोजगार है, 8 लाख बेरोजगार, उनको हम 1000 रुपए देंगे। तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र से आज पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? इनके मंत्री ने इनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो इस सबका उत्तर आज प्रदेश की जनता मांग रही है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। हम प्रदेश की जनता को बिल्कुल गुमराह नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल एक उनको ऐसा गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं जो हिमाचल को एक वेलफेयर स्टेट के नाते आगे लेकर जाए। जी, चलिए डोगरा जी जवाब दे दीजिए इनकी बात का। जी, मैं क्योंकि पूरी बात मैं सुन नहीं पाया हूं, लेकिन जितनी बात मैंने सुनी है जी, मैं एक बात ये करना चाहता हूं कि आज ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, अब जो चुनावी माहौल है और इसमें बड़ी बड़ी डींगे मारना, किसने क्या कर दिया वो अलग बात है। हमने तो कौशल विकास भत्ता के नाम से हमने पैसे दिए और उन बच्चों को दिए जो पढ़ते थे और कौशल निपुण होना चाहते थे। आज बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में कौन से ऐसे रोजगार यहाँ प्रदेश में दे दिए। बेरोजगारी की दर आप देख लीजिए, 14 लाख के पार हमारे बेरोजगार युवा हैं। उनके लिए कौन सा बड़ा कोई तोहफा यहाँ इस डबल इंजन की सरकार ने दे दिया। और डबल इंजन की सरकार की हालत ऐसी है कि कहने में बातें तो बहुत बड़ी दिखती हैं। हमने स्वागत किया जब एम्स का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया, हमने स्वागत किया। हम उसके ऊपर छींटाकशी नहीं करना चाहते क्योंकि एक बहुत बड़ा अदारा हमें मिला है। लेकिन उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये फर्ज नहीं बनता था कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का जो योगदान उस एम्स में रहा है उसको भी वो याद करते। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी है, मैं ये पूछना चाहता हूं और मुझे कोई ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब नहीं करनी है। ये तय है कि सरकार बदलनी ही है प्रदेश में और हालात बदल रहे हैं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और डबल इंजन की सरकार की जो हाल पिछले 5 वर्षों में हुई है, मैं ये समझता हूं कि ये प्रदेश की सबसे जिसको मैं कह सकता हूं कि सबसे निम्न स्तर की अगर प्रशासनिक प्रणाली की अगर बात करें तो पलटू सरकार के रूप में मैंने कहा था कि हमारे इस प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो कोई फैसला लेते हैं, आधे घंटे में वो फैसला पलट देते हैं। लेकिन ये सरकार तो हमारे और लोग चला रहे थे और जिस तरह से इस सरकार चली है, मुझे सिर्फ एक बात की पूछनी है कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जब देश में हमारी एनडीए की सरकार बनी, इन्होंने कहा ऊना में हम लोग एक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर देंगे। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का 7 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी पूरी बाउंड्री वाल नहीं कर सके। और अगर बाउंड्री वाल में अगर 7 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है तो मैं समझता हूं कि ये पीजीआई जैसा सैटेलाइट सेंटर बनाने के लिए तो ये 700 करोड़ रुपए लगाएंगे। आज सवाल है मूलभूत सुविधाओं का। हम लोगों ने मूलभूत सुविधाएं अपने समाज को दी क्या? और जिस तरह का माहौल इस प्रदेश में आज बना है, आज लोग ओपीएस के लिए तरस रहे हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत आभारी हूं कि आपका चैनल हर बात को बोलने की जिस तरह से समय दे रहा है। आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में पिछले 1.5 वर्ष से, कोरोना काल के बाद से आज दिन तक कोई विभाग ऐसा नहीं था जिसने काले बिल्ले लगा के सरकार के प्रति
रोष व्यक्त करते हुए वर्क टू रूल के तहत उन्होंने काम तो किया, लेकिन उनका रोष ये था कि 6 पे कमीशन का पूरा जो देय बनता था कर्मचारियों को वो ये नहीं दे सके। हमारे जिला परिषद के एम्प्लॉयज को इन्होंने 3 हिस्सों में बांट के रख दिया। हमारे जिला परिषद के एम्प्लॉयज को कहा कि आप हमारे सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। अगर सरकार के कर्मचारी नहीं है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय किसका था? मुझे एक बात और ये कहनी है कि जो लोग 4.5 वर्ष तक ओपीएस के लोग सड़कों पे तरसते रहे और तब तो पानी की बुछारें फेंकते रहे, ओपीएस पे अगर कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन के भीतर हम ओपीएस लागू करेंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को 10 दिन के भीतर लागू करके दिखाएंगे। जी चलिए पंकज पंडित जी, जिस प्रकार से बीजेपी भी सरकार में रही हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस भी रह चुकी है, लेकिन आपकी सरकार हिमाचल में अभी तक नहीं बनी। आप वहां पर नए तरीके से तैयारी करके वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ जेपी नड्डा, दोनों वहां पर जमे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी जम जाएंगी, भी रैलियों पर रैली करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी, लेकिन आपकी तरफ से चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अभी तक? देखिए, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक जब चुनाव लड़ता है जी, तो जो हमारी स्टार बार होती है उसमें निश्चित तौर पर उनके सभी बड़े चेहरे भाग लेते हैं। जी, कांग्रेस भाजपा के भी बड़े चेहरे जी चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी सहित हमारे दिल्ली व पंजाब के बड़े चेहरे चुनाव में उतरेंगे। और ये पहले हफ्ते में जो दिसंबर के हैं, ये हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। जी, वो एक नियमित प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है, वो प्रधानमंत्री जी आए जो आए अपनी बात रखे और तय जनता को करना है कि उन्होंने किस तरफ चलना है। मोहित जी कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है जी, और इन्होंने एक धमकी भी दी कि वही अगर जो केंद्र में सरकार होती है वो प्रदेश में हो तभी विकास होता है। देखिए, लोकतंत्र फेडरल स्ट्रक्चर है जी, इसमें जितना अधिकार प्रदेश की जनता जी की चुनी हुई सरकार का केंद्र से विकास के लिए पैसा लेने का है, उतना ही यहाँ भाजपा की सरकार की आती है उसका बराबर। या तो निश्चित तौर पे आप भेदभाव करते हैं, जहां पे विपक्षी दल आते हैं आप जानबूझ के वहां का विकास रोकते हैं आपके बयान से। दूसरा, ये कैसी डबल इंजन की सरकार, कर्जा 75,000 करोड़ के पार, ये कैसी डबल इंजन की सरकार, बेरोजगार 10 लाख के पार, ये कैसी डबल इंजन की सरकार है कि आपका सिलेंडर 1300 के पार है। अब आप मुझे बताइए ये कैसा डबल इंजन है? मुझे लगता है ये डबल इंजन एक दूसरे को खींच रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर डबल इंजन की सरकार ने खुले दिल से सहयोग किया होता तो आज प्रदेश का हर कर्मचारी सड़क पे नहीं होता। आप बताइए कर्मचारियों का कौन सा वर्ग है जो सड़क पे नहीं है? आप देखिए, आउटसोर्स पे कोई नीति नहीं बनी इनकी, और आउटसोर्स पे सबसे बड़ा घोटाला निकला। 105 कंपनियों का रिकॉर्ड ही सरकार के पास नहीं है। 4.5 साल आप किसको पैसा देते रहे आउटसोर्स के नाम पे? किन नेताओं की वो कंपनियां हैं? आपके मामले में पेपर लीक हुआ, कितने लोगों को आपने अंदर किया, कितने अधिकारियों को आपने इस मामले में कार्रवाई की? आपने गुड़िया हेल्पलाइन बनाई जिस मुद्दे पे चुनाव लगे, आपने होशियार सिंह हेल्पलाइन बनाई, उस पर आप तक आप कितनी कार्रवाई की? देखिए, भाजपा की डबल इंजन की सरकार पहाड़ में हाँफ गई है जी। और प्रेम कुमार धूमल जी को हटाने के बाद अनुराग जी का बयान साफ आ गया था कि मुख्यमंत्री पर अभी चेहरा तय नहीं है। चलिए पंडित जी जवाब लेते हैं। भाजपा के आधे लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है मेरे भाई लोग, सबसे पहले धन्यवादी हूँ, बहुत अच्छी बहस हो रही है, अपनी बारी पे बोल रहे हैं और यही देवभूमि का हमारा सबसे पहला है कि राजनीति का स्तर हमने बनाए रखा है, उसके लिए सब पार्टियां बधाई की पात्र है। चलिए मोहित जी से जवाब लेते हैं। मोहित जी, काफी बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए गए हैं आपके ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने यह भी कहा कि क्या डबल इंजन की सरकार है तभी राज्य का विकास होगा, या तो फिर आप भेदभाव करते हैं जहां पर डबल इंजन सरकार नहीं होती है? जवाब दीजिए बात का उनकी। देखिए, भेदभाव का कोई बात नहीं है, ये एक छोटे राज्य का केंद्र के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी बात हो रही है। तो अब मैं एक आंकड़ा अपने मित्रों को देना चाहता हूँ कि पिछले 8 साल में 1,79,000 करोड़ की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी है पिछले 8 साल में। उनमें से जो 5 पिछले साल जब भाजपा थी उसमें 1,09,800 करोड़ रुपए हमारे को हिमाचल को मिले। तो ये किस कारण मिले? इस कारण मिले कि हमारा स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप अच्छा था। अब आप बल्क ड्रग पार्क की बात ले लीजिए, 3 बल्क ड्रग पार्क पूरे इंडिया में मिलते हैं, उनमें से एक पार्क हिमाचल जैसे छोटे स्टेट को मिलता है।
मैं अपनी पिछली भाजपा सरकारों में भी ध्यान आकर्षण आपका लेके जाना चाहता हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब हमारे को इंडस्ट्रियल पैकेज एक मिला जी। उस पैकेज के तहत 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रदेश में हुआ और जो बद्दी और बरोटी वाला क्षेत्र है वो एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब उभर कर आया। वहां 1 लाख नौजवानों को आज भी रोजगार प्राप्त है। लेकिन कांग्रेस जब सरकार में आई तो उन्होंने वो इंडस्ट्रियल पैकेज भी हमसे छीन लिया और जो हमारा स्पेशल स्टेटस था एज अ हिल स्टेट वो भी हमारे से छीन लिया। तो आप बताइए कौन ऐसी सरकार है जो प्रदेश के हित में काम कर रही है और कौन ऐसी सरकार है जो प्रदेश को कर्जे में लेके जा रही है। अब मेरे मित्र ने कर्जे की बात करी तो जब भाजपा ने अपना कार्यभार संभाला 2017 में तो 49,000 करोड़ रुपीस का कर्जा हमारे ऊपर था। आज की डेट में 75,000 नहीं 65,000 करोड़ रुपए का है। तो सिर्फ हमने 16,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन 5 साल में लिया, डिस्पाइट जो 2 साल कोरोना की महामारी से हमने पूरा संघर्ष करा। लेकिन 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस के 2012 से 17 के कार्यकाल में किस बड़ी प्रोजेक्ट या किस बड़ी इन्वेस्टमेंट विजय जी जवाब लेंगे आपसे भी, इसका मेरे को उत्तर विजय जी से चाहिए। दूसरा, जो हमारे कार्यकाल में सामाजिक वेलफेयर जो स्टेट का लोअर तबका है उनको जो हमने सोशल वेलफेयर मेजर्स लिए हैं उसमें हमने 10 लाख परिवारों को डायरेक्ट टच करा है, जिनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं ओल्ड एज जो पेंशन थी वो 80 साल में मेरे मित्र देते थे। हमने उसको एज को घटाकर पहली कैबिनेट में 70 करा और बाद में 60 करा। तो आप बताइए जो महिलाओं को हमने किराए में 50% माफ करा, फिर हमने इतनी सारी सुविधाएं गृहिणियों के लिए चलाई और महिलाओं के चलाई, जो हम रोजगार के अवसर यहाँ पूरे सृजन कर रहे हैं। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कराई, उसमें 96,732 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम प्रदेश में लेके आए। तो इन सब चीजों से प्रदेश को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल पर हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्र अभी भी वो 1970 की सोच पर चले हैं कि जितना भी युवा हमारे प्रदेश का है उसको सरकार में एब्जॉर्ब कराएंगे। लेकिन मैं इनसे एक प्रश्न आप पूछना चाहता हूँ, जब 2012 से 17 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल में था उसकी जो ग्रोथ थी वो आज तक की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड ग्रोथ रेट हिमाचल में हुआ है। अब राजस्थान जहां पर ये प्रिय मित्र कांग्रेस के इस सत्ता में हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है और ये यहाँ पर झूठी गारंटीज हमारे युवाओं को हमारी महिलाओं को देकर सत्ता पाना चाहते हैं। उसके बाद 5 साल उनका कोई सुनवाई नहीं होने वाली इस सरकार में जो ये कहते हैं कि आने वाली है। लेकिन आज प्रदेश की जनता सब समझती है और वो जानती है कि कौन सच की राजनीति कर रहा है और कौन झूठ की राजनीति कर रहा है। चलिए मोहित जी जवाब लेते हैं विजय जी बीजेपी के द्वारा बताए जो भी इन्होंने प्लान बताए अपने उसके हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश काफी तरक्की कर रहा है और आगे भी करता रहेगा बताए अनुसार। लेकिन आप इल्जाम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, उनकी बात का जवाब दीजिए आप पहले। मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर बहुत तरक्की प्रदेश ने 5 वर्षों में की है, डबल इंजन की सरकार इस तरह से डबल इंजन हाँफ गया कि आज हाहाकार क्यों है इस प्रदेश में। आज हमारे बेरोजगार सड़कों पे क्यों हैं, आज हमारी गृहिणियां परेशान क्यों हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री आते हैं वो महंगाई बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करते। यहाँ पे प्रोजेक्ट कहीं और का होता है, शिलान्यास कहीं और हो जाता है। और मुझे एक बात और ये करनी है कि ये जो जुमले हैं अब जुमलों से प्रदेश की जनता अब डरने वाली नहीं और प्रदेश की जनता ने जो मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। और एक बात ये पक्की है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने आज रोजगार की बात हो रही है कि रोजगार हमने इतने दिए। अगर रोजगार इतने दिए तो हमारी बेरोजगारी की दर हिमाचल प्रदेश में बढ़ कैसे गई। अगर आज 14 लाख के पार हमारा बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा है और हमारे आदरणीय प्रवक्ता साहब ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने 1,65,000 नौकरियां
इस 5 वर्ष में दे दी, उन लोगों को नौकरी दे दी कि बाहर के प्रदेशों के लोगों को लाके हमारे जो स्थानीय बेरोजगार युवा थे उनकी योग्यता के ऊपर एक बड़ा भारी कुठाराघात इन्होंने किया है कि पर्दे के पीछे से जो रोजगार दिए वो इस प्रदेश में अब चलने वाले नहीं, क्योंकि सरकार बदल रही है और हालात बदल रहे हैं। इन लोगों ने तो यहां तक के जो मनरेगा के तहत जो लोग काम करते थे उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, वो छात्रवृत्ति की योजना को समाप्त कर दिया। जो लोग गरीब गुरबा लोग जो मनरेगा के तहत काम करते हैं आज वो छात्रवृत्ति आज नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि जब मनरेगा की योजना के तहत गैस के जो चूल्हे हैं, इंडक्शन है, अपना हमारी वॉशिंग मशीन है, साइकिल है, ये बच्चियों को यहाँ दी जाती थी, महिलाओं को दी जाती थी, लोगों को दी जाती थी। आज वो योजना है कहाँ? जिस मनरेगा का ये लोग विरोध करते रहे, बाद में जब ये सत्ता में आए तो मनरेगा बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन आज मनरेगा के जो परखचे उखाड़ दिए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये देश के लोगों से प्रेम नहीं करते, ये भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, ये व्यक्ति से व्यक्ति को जुदा करने का काम करते हैं। और जुमलों से सरकारें नहीं चलती, सरकारें चलती हैं सत्यता से। हम लोग तो सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग सत्य मार्ग पे चल के। लेकिन डोगरा जी अगर आप इतना ही सत्य बोलते हैं, इतना ही सत्यवादी हैं, तो आपकी हर जगह से ऊपर क्यों साफ हो गई? सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बची आपकी, आप बात करें सच की बात कर रहे हैं कि हम सच बोलते हैं। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि आज झूठ और फरेब की राजनीति के साथ आप कितनी देर लोगों को ठग सकते हैं? ये हमारे हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने जो पिछले विधानसभा के 3 उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव, प्रदेश के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हिमाचल प्रदेश की जनता, हमारी जनता इतनी प्रबुद्ध है, इतनी समझदार जनता है, उन्होंने मैंडेट दिया है। और सुपड़ा साफ होने की बात यह है कि हम लोग 137 साल पुरानी हमारी पार्टी है, हम अपने सिद्धांतों के साथ हम समझौता नहीं करते, हम झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करते। हम इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों तक को हम निछावर करते हैं। लेकिन विजय जी आपने जो भी कहा सच्चाई है बातों में, लेकिन क्या माना जाए कि जो आपकी जो पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था हर चुनाव में, माना जाए कि जो कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चल रही थी उसकी वजह से ऐसा हुआ था? मैं एक बात ये बता दूं कि हमारी, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी को जुम्मा भी 44 इयर्स हुए और कांग्रेस पार्टी का 137 साल पुराना इतिहास है। जब बड़ा कुनबा होता है उसके बीच छुटपुट घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन उन घटनाओं से कांग्रेस सीख के आगे बढ़ती है। और कांग्रेस ने ये सीखा कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राहुल गांधी, जिस तरह से आज उनकी उस भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है, अब भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे मजबूर होना पड़ा है। और प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो बागडोर संभाली है, मैं स्वतः ही आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अब इस बार सरकार बदली जाएगी और हालात बदले जाएंगे। ये जो रिवाज की बात करते हैं, अब तो रिवाज घर बैठ के ये बदलते रहे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और हर वर्ग को साथ लेके, चाहे वो महिला वर्ग हो, बेरोजगार युवा हो, हमारे कर्मचारी वर्ग हो, क्योंकि कर्मचारी वर्ग एक सतत प्रक्रिया में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। अगर कर्मचारी भी काले बिल्ले लगा के रोष करते काम करते रहे और सरकार उनकी बात ना सुने। और बड़ी मजेदार बात यह है कि एक ग्रामीण विकास मंत्रालय में 3 तरह का 3 टायर सिस्टम में ये कह दिया कि आप हमारे कर्मचारी नहीं है, वो कहां जाए? क्या वो राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है? अगर ये बातें होती हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं झूठ और फरेब की राजनीति होती है। जी चलिए पंकज पंडित जी, आपसे सवाल रहेगा, जिस प्रकार से कांग्रेस अपने जो गुणगान है गा रही है, बीजेपी अपने जो स्कीमें हैं जो उन्होंने काम किया उसका बखान कर रही है, लेकिन आपके सामने वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं हिमाचल में? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रदेश में मुद्दा था ओपीएस। एक पार्टी कह रही है कि हम सोचेंगे, हम दे नहीं सकते। एक ने गारंटी दी है, हमने पंजाब में लागू कर दी। पंजाब में लागू करने का मतलब है हिमाचल में भी लागू हो गई, क्योंकि हमारा अपना पे कमीशन नहीं है, हम पंजाब के पे कमीशन के आधार पे चलते हैं। दूसरा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन ये मुद्दे हैं हमारे। हमने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में सभी विधानसभा में मॉडल स्कूल बना रहे हैं हम लोग। बिजली पानी के मुद्दे पे हम लोगों ने अपनी गारंटी पूरी की है। ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता में जा रहे हैं। और हमने दिल्ली हो पंजाब हो, जो कहा है वो करके दिखाया है। और यही कारण है
कि आज ये सब मुद्दे दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल हैं। जी ठीक है जी। जहां तक सवाल, मैं जरूर ये बात कहूंगा कि चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता के विश्वास पे कभी खरे नहीं उतरे हैं जी। और जयराम जी की भविष्यवाणी साबित होगी, इस बार रिवाज बदलेगा। चलिए पंकज पंडित जी, वक्त कम है, हमारे पास वक्त कम है, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं कांग्रेस से। आपसे सवाल रहेगा कि जो आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है हिमाचल में, दूसरी तरफ औरतों को 1500 रुपए देने, क्या इससे आपका काम हो जाएगा या मेहनत और करनी पड़ेगी आपको? हमने जो 300 यूनिट फ्री बिजली कहा है, हमने कहा है, हम लोग आएंगे। हम लोग बिजली पैदा करता है प्रदेश, और प्रदेश बिजली पैदा करता है, और प्रदेश को महंगी जब इनकी सरकार आती है। लेकिन ये जो विजय जी बिजली फ्री हम देंगे। विजय जी, हमारा काम बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है। हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे, और जो हमने कहा है वो साक्षर हम लोग लागू करेंगे। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं, क्योंकि पंडित जी से मैंने एक प्रश्न पूछा था कि केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव जी और किरण बेदी जो बड़े बड़े ऊंचे स्वर में कहते थे कि 200 रुपए का गैस सिलेंडर और 35 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल हम देंगे, आज वो कहाँ है? वो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे। मुझे इस बात के लिए पंडित जी को भी ये कहना है कि पंडित जी कम से कम इस प्रश्न का जवाब तो हमें ला दीजिए कि आज अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी और बाबा रामदेव कहाँ है। चलिए आखिरी सवाल बीजेपी से ले लेते हैं। बीजेपी से मोहित जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए डबल इंजन की सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी क्या तैयारी है मिशन रिपीट को लेकर, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं आपके सामने? ओपीएस एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एम्प्लॉइज हिमाचल का एक बहुत बड़ा इंटेग्रल पार्ट है जी। लेकिन हम अपने पूरे एम्प्लॉइज को ये श्योर करना चाहते हैं कि एक ही सरकार है जो भाजपा की है, और जो स्टेट और सेंटर में जब भाजपा की सरकार होगी और उस इकट्ठे बैठकर उस पे एक समाधान निकालेगी। जो आज गारंटी कांग्रेस दे रही है ओपीएस की, इन्होंने ऐसी एक गारंटी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी दी है। अब मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने ओपीएस पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करी है? कितने एम्प्लॉइज को आज तक इन्होंने ओपीएस के तहत लिया है जब से इन्होंने सत्ता संभाली है? तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने पूरे आंकड़े राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी स्टडी कर लिए, और सिमिलरली चलिए मोहित सूद जी, आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है। मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है, उसको कैबिनेट की कोई बैकिंग नहीं है। मोहित जी आपको रोकना चाहेंगे, चुनावी जी मोहित जी आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है हमारे साथ। मोहित सूद जी आप जुड़े, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विजय डोंगरा जी आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय एनबी न्यूज को दिया, आपका धन्यवाद। साथ ही पंकज पंडित जी आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी कुछ करना अहम होगा। हालांकि मुद्दे और जो भी वहाँ के ज़मीनी स्तर पर काम किए गए हैं वो बीजेपी अपने कामों को बखूबी गिना रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश में एक और पार्टी की एंट्री हो गई, आम आदमी पार्टी। अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां लेकर आएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राष्ट्रधर्म में मेरे साथ इतना ही, बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।